कि ईएमआई कम होने का बढ़ सकता है इंतजार। ज्यादातर जानकारों ने कहा कल आरबीआई गवर्नर नहीं करेंगे कर्ज सस्ता। लेकिन कल क्रेडिट पॉलिसी से पहले आज जोश में आए बुल। आखिरी घंटे में सुधरे सेंटिमेंट। सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी भी 8,650 के पार गया। फार्मा रियल्टी शेयरों में जोरदार तेजी रही। Taxes which are not payable must not be paid. They should be challenged. But taxes which are payable must be paid. टैक्स को लेकर वित्त मंत्री की दो टूक। कहा बकाया टैक्स मांगना टैक्स टेररिज्म नहीं, भारत को नहीं बनने देंगे टैक्स हेवन। केन इंडिया टैक्स मामला फंसा कानूनी पचड़े में। सरकार की 20,000 करोड़ की टैक्स मांग के खिलाफ केन इंडिया पहुंची हाईकोर्ट। इस दुष्प्रचार को दूर करेंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल क्या अन्याय करता है किसानों के साथ, ये भी देश के सामने हम रखेंगे। जमीन अधिग्रहण बिल को संसद के अगले सत्र में पास कराने की होगी कोशिश। सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा बिल को लेकर बेवजह शोर मचा रहा है विपक्ष। बात एयरटेल और फ्लिपकार्ट के बीच हुई सीक्रेट डेटा डील। एयरटेल के प्लेटफॉर्म पर फ्लिपकार्ट के ऐप को मिलेगी खास अहमियत, लेकिन डील के कंज्यूमर विरोधी होने की आशंका। लेकिन इंटरनेट के हाईवे पर क्या कंपनियां खड़ी कर रही है टोल नाका। क्या एयरटेल फ्लिपकार्ट डील इंटरनेट पर आपकी चॉइस और आजादी को कम करने वाली नहीं है? आवाज की खास मुहिम में हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। मीडिया नामा के निखिल पहावा से बुलेटिन में आ गए। 32 सरकारी कंपनियां अभी भी अपने बोर्ड में एक महिला को शामिल कर पाने में नाकाम। सेबी की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद 180 कंपनियों को नहीं मिली वुमन डायरेक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े इससे पहले कुछ और हेडलाइंस। व्हाट्सएप के जरिए कर रहे हैं फोन कॉल तो बुलेटिन में आगे जरूर देखिए हमारा खास हिसाब किताब। बताएंगे कितनी महंगी पड़ रही है आपको ये बातचीत। राजीव शुक्ला एक बार फिर बने आईपीएल के चेयरमैन। पिछले साल मैच फिक्सिंग विवाद के बाद छोड़ा था पद। रवि शास्त्री और सौरभ गांगुली को भी गवर्निंग काउंसिल में जगह। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी भरकम पेनाल्टी के प्रस्ताव पर नरम पड़ी सरकार। रोड सेफ्टी बिल 2015 के नए ड्राफ्ट में कई मामलों में जुर्माने और सजा में कमी का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण पर होगी नजर, 10 शहर होंगे कवर। Helping young entrepreneurs to expand the business and make India a better place. कारोबार के पिच में युवराज सिंह ने नई पारी की शुरुआत। ई कॉमर्स स्टार्टअप की फंडिंग के लिए शुरू किया यूवी कैन वेंचर नाम से वेंचर फंड। और रेलवे में नौकरी का झांसा देने वालों से रहिए सावधान। रेल मंत्रालय की चेतावनी, कुछ लोग नौकरी दिलवाने के नाम पर कर रहे हैं धोखाधड़ी। शुरुआत एक ऐसी खबर से जो सीधी आपकी जेब से जुड़ी है। आपका होम लोन और कार लोन सस्ता होने की उम्मीद अभी कम है। कल रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी आ रही है जिसमें इस बात के कम आसार हैं कि आरबीआई दरों में किसी तरह की कटौती करेगा। सीएनबीसी आवाज के पोल के मुताबिक 75% एनालिस्ट मानते हैं कि कल आने वाली पॉलिसी में रेपो रेट में कोई कटौती नहीं होगी। वहीं 85% का मानना है कि सीआरआर में भी कोई कटौती नहीं होगी। 65% विश्लेषकों का मानना है कि आरबीआई जून में ब्याज दरों में कटौती करेगा। और अब बैंकों ने भी आरबीआई से दरों में कटौती की मांग की है। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि कर्ज सस्ता करने के लिए आरबीआई को सीआरआर में कटौती करना चाहिए। No, I'm not expecting anything. I only said that I'm requesting or suggesting that is one way. Okay. वहीं देना बैंक के सीएमडी अश्विनी कुमार को आरबीआई से खास उम्मीदें नहीं हैं। मेरे हिसाब से कोई रेट कट की उम्मीद मुझे नहीं लगती इस पॉलिसी में। और हमारी एल्को की मीटिंग अगले हफ्ते होगी जिसमें हम लोग रेट पर डिसीजन लेंगे।
बैंक ही भले आरबीआई से दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रिजर्व बैंक ने जनवरी के बाद से रेपो रेट में आधे फीसदी की कटौती की है, लेकिन बैंकों ने इसका फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है। आखिर बैंक लोन सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं अब हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, क्या वाकई कोई मजबूत कारण है बैंकों के पास कि वो ये कटौती पास ऑन नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमें अच्छी तरह पता है कि जब भी ब्याज दरें बढ़ती थी तो सारे बैंक तुरंत फॉलो करते थे। दोपहर में आरबीआई ने रेट बढ़ाए और शाम तक आपकी ईएमआई बढ़ जाती थी, क्योंकि उस समय लेंडिंग रेट बढ़ाने के साथ साथ डिपॉजिट रेट अगर बढ़ाए भी गए तो डिपॉजिट रेट धीरे धीरे बढ़ते हैं, यानी जो नए डिपॉजिट आए उसी पर केवल बेनिफिट मिलता है। तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी इससे बढ़ती थी। लेकिन जब रेट घटाने की बारी आती है तो हर रेट कट के वक्त लोन तुरंत सस्ता होता है, लेकिन डिपॉजिट को सस्ते होने में वक्त लगता है। जो पुराना डिपॉजिट है अगर 2 साल का, तो वो 2 साल के बाद ही नए रेट पर आएगा। इसलिए बैंक्स का ये कहना है कि हमको थोड़ा वक्त लगेगा, हमारी डिपॉजिट कॉस्ट कम होने दीजिए। अब पिछले 6 महीने से बैंकों के डिपॉजिट कॉस्ट लगातार घट रही है कम से कम, तो उसको देखते हुए अब बैंकों के पास काफी बफर शायद हो गया है, ऐसा लगता है। हमारी जो बैंकर से बात हो रही है उनका ये कहना था कि डिपॉजिट भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, इसलिए डिपॉजिट रेट घटाने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा सकते। पर चूंकि मार्च तक लोन की अच्छी डिमांड रहती है, लेकिन अप्रैल मई जून का जो वक्त है, बल्कि सितंबर तक का जो वक्त है, उसमें लोन की डिमांड ज्यादा होती नहीं है। तो अब यह माना जा रहा है कि अब फैसला लिया जाएगा, डिपॉजिट रेट में भी बड़ी कटौती होगी और साथ ही साथ अब तक जो फायदा मिला है उसको देखते हुए बेस रेट में भी कटौती होगी। पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि आरबीआई गवर्नर रेट घटाएं या ना घटाएं, लेकिन अप्रैल महीने में फाइनली बैंक्स इसको पास ऑन करेंगे। और हां, आरबीआई गवर्नर थोड़ा सा पुश तो जरूर करेंगे। अब ये पुश करने के लिए वो केवल बातें करते हैं, मॉरल सुएशन पे भरोसा रखते हैं, या किसी तरह की कोई राहत सीआरआर, एसएलआर वगैरह के तौर पे देते हैं, ये देखना होगा। जी, शुक्रिया प्रदीप। जरूर इस पर नजर रहेगी कि कल किस तरह का कदम उठाते हैं। यहाँ पे राजन, इधर इंडस्ट्री रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन से क्या चाहती है, किस तरह की उम्मीदें ब्याज दरों को लेकर आई है, आपको सुनाते हैं। रेट कट हो सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं है, और मैं समझता हूं कि एसएलआर और सीआरआर कट भी हो सकता है, बहुत जरूरत है। लेकिन अभी तक बैंकर्स ने वो जो बेनिफिट्स है उनको पास नहीं किया है। आपको लगता है कि क्या कुछ फायदा मिल पाएगा? मैं समझता हूं कि इस हफ्ते या आते हफ्ते में ये पास हो जाएगी। I wish he could reduce the interest rate at least by 25 basis points. But I would be happily and pleasantly surprised if the governor does that. He may adjust the CRR, the cash reserve ratio, a little bit. और कल की क्रेडिट पॉलिसी पर रहेगी हमारी खास कवरेज सुबह 11 बजे से, जिसमें शामिल होंगे बैंकर्स, अर्थशास्त्री और बाजार के बड़े दिग्गज। सुबह 11 बजे से हमारे साथ खास कवरेज जरूर देखिए। बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बैंकर्स आपको समझाएंगे कि क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या है। लेकिन इसके अलावा कल शाम 4:30 बजे होगी खास पेशकश, खास चर्चा, जिसमें शामिल होंगी येस बैंक की शुभदा राव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आरके गुप्ता और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के पी फणिशेखर। तो कल बड़ा कवरेज दिन भर क्रेडिट पॉलिसी पर सीएनबीसी आवाज पर जरूर देखिए। और सरकार ने साफ कर दिया है, एफआईआईज को दी गई मैट वसूली नोटिस में कुछ भी गलत नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एफआईआईज पर टैक्स देनदारी का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने कहा कि हर टैक्स डिमांड पर ढील नहीं दी जा सकती और भारत को टैक्स हेवन नहीं बनने दिया जा सकता। वित्त मंत्री ने टैक्स नियमों को आसान और तर्कसंगत बनाने पर भी जोर दिया। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के लिए एफआईआईज को करीब 36,000 करोड़ रुपए का टैक्स भरने का नोटिस दिया है। That an emerging economy which expects investment cannot really indulge in what was being referred to tax terrorism or a very aggressive tax policy. But our fairness has been partly misunderstood. The converse of tax terrorism is not a tax heaven. And if I read the front page of some newspapers, that's the impression that I get. Taxes which are not payable must not be paid. They should be challenged. But taxes which are payable must be paid. Whether it's direct or indirect taxes, you have to simplify your procedures and you have to, over a period of time, rationalize your rates
effectively bring them down also. So we have today in process two of the most significant reforms, both in relation to direct taxes and indirect taxes. काफी कड़ा संदेश वहां पर वित्त मंत्री की तरफ से आता हुआ। इस पर और चर्चा करने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। लक्ष्मण, क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार? क्योंकि एक तरफ ये सरकार बात करती है कि जो टैक्स टेरर होता था पिछली सरकार के दौरान वो नहीं होगा, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि टैक्स हेवन की आप उम्मीद मत कीजिए। देखिए, वित्त मंत्री के बयान का मतलब साफ है कि किसी भी निवेशक को सिर्फ निवेश बेहतर करने के नाम पर गैर वाजिब तरीके से टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी। अगर कानून के हिसाब से टैक्स बनता है, टैक्स की देनदारी बनती है, तो उन्हें टैक्स की देनदारी चुकानी होगी, यानी टैक्स देना होगा। ये खास तौर से एक ऐसे मौके पर वित्त मंत्री का बयान आया है जब ये तमाम खबरें आई थी कि 100 से ज्यादा FIIs को सरकार ने नोटिस दिया है कि आपके ऊपर मैट यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगता है, आप वो मैट को चुकाएं। इसको लेकर FII का ये कहना था सरकार के टैक्स नोटिस गलत है, लेकिन सरकार की तरफ से ये सफाई आ रही है कि शुरू में ये मामला उलझा था, बाद में यहाँ पे ट्रिब्यूनल में गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और फिर ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि जो भी मैट होता है वो मैट FII पर लागू होगा। जब ये फैसला आ गया तो उसके बाद जितने भी FII पर मैट लगते थे उन सभी को नोटिस दिया गया है। इसमें कुछ गलत नहीं है, किसी भी कानून को पिछली तारीख से लागू करते हुए नोटिस नहीं भेजा गया है। वो उस वक्त के कानून के हिसाब से उन्होंने मुनाफा कमाया था तो उस वक्त के कानून के हिसाब से उन्हें टैक्स नोटिस भेजे गए हैं जो उन्हें चुकाने होंगे। इसका दूसरा मतलब भी यह है कि अब सरकार इन टैक्स नोटिस को वापस नहीं लेगी या फिर इससे जुड़े कानून को पिछली तारीख से संशोधन नहीं करेंगी। हालांकि एक राहत की बात यह है जो बजट में सरकार ने ऐलान कर दिया था वो ये कि अब 1 अप्रैल 2015 से जो FII है वो जो मुनाफा कमाएंगे उस पर मैट नहीं लगेगा, यानी असेसमेंट ईयर 2016-17 से उन पर मैट नहीं लगेगा। लेकिन FII चाहते थे कि इस कानून को जो बजट में ऐलान किया गया है उसे सरकार पिछली तारीख से लागू करे। जो सरकार ने मना कर दिया कि उसको पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हम टैक्स की वसूली पिछली तारीख से नहीं कर सकते तो टैक्स में छूट आपको पिछली तारीख से कैसे दे। लिहाजा स्थिति बिल्कुल साफ है, जो टैक्स नोटिस भेजे गए हैं वो FII को चुकाने होंगे। लेकिन अब जो नए नियम आ रहा है जो 1 अप्रैल 2015 से लागू है उस नए नियम के हिसाब से उनको अब कोई टैक्स नोटिस नहीं भेजा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। इधर CNBC आवास के FIIs को टैक्स नोटिस मिलने की खबर उठाने के बाद राजस्व सचिव शक्तिकांता दास ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि FII से पिछली तारीख से टैक्स छूट की मांग कर रहे हैं, जबकि ये 1 अप्रैल 2015 से लागू होगी। इससे पहले के मामले में टैक्स की देनदारी बिल्कुल बनेगी। The finance bill which the finance minister presented in the parliament along with the latest budget prospectively, that is with effect from 1/4/15, income derived on or after 1/4/15 is proposed to be exempted under the finance bill. Prospective exemption has been given. There is no retrospective application of the law. The law existed prior to 1/4/15. उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिले टैक्स नोटिस के खिलाफ कैन इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। डिपार्टमेंट ने कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि कैन इंडिया ने 2007 में भारत में लिस्टिंग के दौरान उसकी पेरेंट कंपनी कैन एनर्जी को हुए कैपिटल गेन्स पर विथहोल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया है। हालांकि कैन इंडिया टैक्स डिपार्टमेंट की इस मांग से सहमत नहीं है। डिपार्टमेंट ने कैन एनर्जी को भी इसी मामले में 10,000 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा था। 2011 में कैन एनर्जी ने कैन इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी वेदांता को बेच दी थी और अब उसकी हिस्सेदारी करीब 10% की ही है। और बाजार ने आज आखिरी घंटों में लगाई दौड़, कहां से आया बाजार में जोश, करेंगे चर्चा ब्रेक के बाद। और सेबी की फटकार के बावजूद विमेन डायरेक्टर नियुक्त करने में क्यों पिछड़ी कंपनियां, खास करके सरकारी कंपनियां, ये भी देखिए ब्रेक के बाद। और कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार में एक्शन दिखा। लंबी छुट्टी के बाद बाजार आज खुले और बाजार में स्मार्ट रिकवरी आई। सेंसेक्स में 244 पॉइंट की तेजी आई, वहीं निफ्टी भी 8,650 के पार बंद हुआ। रियल्टी, फार्मा, हेल्थ के FMCG में मजबूती दिखी। मिड कैप शेयरों में भी 1% से ज्यादा की तेजी रही। बाजार की हाईलाइट्स बताने के लिए अब हमारे साथ है मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष, क्या कारण रहे कि बाजार आज चमके? देखिए, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और एक लंबे वीकेंड के बाद फाइनली भारतीय बाजारों ने कामकाज की शुरुआत करी
और इस बीच काफी सारे ग्लोबल क्यूज पे हमें रिएक्ट करना था। फ्राइडे को यूएस में नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था जो बेहद कमजोर था। 2.5 लाख पेरोल्स ऐड होने की बात हो रही थी, केवल 1.25 लाख पेरोल्स ऐड हुए। 15 महीने में सबसे कमजोर आंकड़ा था। इससे एक दिक्कत की बात है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, लेकिन एक पॉजिटिव क्यू जो है, एटलीस्ट इससे ये क्लैरिटी काफी हद तक आ रही है कि शायद जून में अमेरिका में यूएस फेड दरें नहीं बढ़ाएगा, तो वो इमर्जिंग मार्केट्स और भारत के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। साथ साथ ध्यान रखें, इस लंबे अंतराल के बीच में, इस लंबे वीकेंड में ईरान और जो सुपर पावर्स के बीच में न्यूक्लियर नेगोशिएशन पे बातचीत चल रही थी, वो फाइनली कल्मिनेट हो गई, सक्सेसफुल रही। अब वो ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट होंगे, यानी कि ईरानियन क्रूड अब ऑलरेडी ओवर सप्लाइड मार्केट्स में पहुंचता हुआ नजर आएगा, तो कच्चे तेल की कीमतें और गिरती हुई नजर आएंगी, वो हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन इन क्यूज के बावजूद भारतीय बाजारों की जब आप शुरुआत हुई तो बेहद सुस्त, बेहद ठंडी शुरुआत हुई। इनफैक्ट वेडनेसडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही दिन भर भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे, पर 12 बजे के आसपास इंटरेस्टिंगली इंडियन मार्केट्स में लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली और लगातार सस्टेन्ड बाइंग और दिन के हाईस पे जाके इंडियन मार्केट से फाइनली क्लोज दिखाया। निफ्टी में 75 अंक के आसपास की मजबूती, 8650 के कंफर्टेबली ऊपर जाकर निफ्टी क्लोज हुआ। सेंसेक्स में 250 अंक के आसपास की मजबूती आई। ध्यान रखें, आज सुबह एक दिक्कत की खबर आई थी कि एफआईआईज को 31 मार्च से पहले मैट भरने के लिए नोटिस जारी करे गए, तो वो एक सेंटिमेंटल डैम्पनर था, लेकिन उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी एफएम की तरफ से क्लैरिटीज आती हुई नजर आई और साथ साथ कल क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है, तो उससे पहले भी कुछ ट्रेडर्स ने पोजीशन ली और इसलिए देखा हमने दिन भर फिर खरीदारी का मूड बनता नजर आया। इसके साथ साथ अक्रॉस द बोर्ड कल के आज की ट्रेडिंग सेशन में बाइंग थी, तो मिड कैप स्मॉल कैप्स ने अच्छी खरीदारी थी। मिड कैप्स तो इनफैक्ट 1% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, स्मॉल कैप्स ने 1.25%, 1.5% के आसपास के अपटिक्स थे। इसलिए मार्केट ब्रेथ आज की ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव थी। 5-4-2 का रेशियो था, यानी कि हर 2 गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक्स ऐसे थे बाजार में जो मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग की जब मैं बात कर रहा हूं, तो आज सुबह से फार्मास्यूटिकल्स में हमने देखा खरीदारी देखने को मिली। एक्शन में था वो पूरा पॉकेट, 5% उस इंडेक्स में मजबूती थी। सन फार्मा लार्ज कैप्स के लिहाज से स्टॉक ऑफ द डे था, स्ट्रॉन्ग मूव्स थे, पर डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसी दिग्गज कंपनी में खरीदारी थी। एफएमसीजी में अपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी और खासतौर पर दोनों मेजर्स आईटीसी और एचयूएल में अच्छी बाइंग थी आज की ट्रेडिंग सेशन में। कैपिटल गुड्स में ध्यान रखिए, बीएचईएल के प्रोविजनल आंकड़े आए जो दिखा रहे हैं कि Q4 में एटलीस्ट नंबर्स कुछ स्ट्रांग है। बीएचईएल दिन के हाईस पे जाके 2% के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ। ऑयल एंड गैस में फाइनली आज खरीदारी आती हुई नजर आई, तो गेल, केन, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में हमने देखा आज की ट्रेडिंग सेशन में स्मार्ट मूव्स थे। सिर्फ एक पॉकेट मेटल्स की कमजोर थी। बैंक्स का अगर हम इंट्राडे चार्ट दिखा सकें, शुरुआत कमजोर हुई थी, सुस्त हुई थी, लेकिन लो लेवल से रिकवरी और एकदम बैंक निफ्टी सपाट जाके फाइनली क्लोज होता हुआ नजर आया आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन ब्रॉडर मार्केट जिसमें मैं हाईलाइट करता, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी। एक सिग्निफिकेंट पॉकेट जो मेंशन करनी चाहिए और स्टॉक ऑफ द डे था, उसमें से एक रियल एस्टेट पैक और एचडीआईएल। 24% का पॉजिटिव मूव इस काउंटर ने आज ट्रेडिंग सेशन में डिलीवर करा है और एचडीएल के साथ साथ ऑर्बिट, कॉप, डीबी रियल्टी, यूनिटेक, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, इन तमाम रियल एस्टेट प्लेयर्स में हमने देखा अच्छी खरीदारी आती हुई। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में एसएमएल, इसूजू जैसे काउंटर्स आप देख रहे हो, कमर्शियल व्हीकल्स जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं उनके आंकड़े इंप्रूव होते हुए, उन सब कंपनीज में आज की ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा ये तमाम स्टॉक्स जो आज एक्टिव थे और स्ट्रॉन्ग बाइंग तगड़े वॉल्यूम के साथ इन तमाम काउंटर्स में देखने को मिली। तो फाइनली बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होती हुई इस वीक की और अब सबकी नजर कल आने वाली क्रेडिट। तो ये था आज के बाजार का हाल। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि अगले 10 से 15 साल में मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 4 से 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जिससे फाइनेंस करने के लिए घरेलू निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना होगा। Our market capitalization, because it typically stays 1:1 with GDP, will grow to $4 to $5 trillion. $4 to $5 trillion, which means over the next decade and a half, the amount of wealth creation we will have is $2 to $3 trillion. Now, some of that is going to be FII money, FPI money, but a lot of it has to be sourced from the domestic market as well. And so we have to have a lot more retail and pension money, retirement money participating in the equity market if we have to finance our growth. और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल नियम और आसान करने की तैयारी कर ली है। सेबी ने ओएफएस का नोटिस 2 दिन से घटाकर 1 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने इसके जरिए 18 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं। दरअसल सेबी पर सरकार की तरफ से पीएसयू के विनिवेश को कामयाब बनाने का भी दबाव है। और रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा के मुताबिक सेबी का यह कदम अच्छा है और इसका फायदा कंपनियों को भी मिलेगा। जिस समय प्राइमरी मार्केट अच्छा नहीं चल रहा हो, तो एक तरह से ये भी प्राइमरी ऑफरिंग जैसा हो जाता है, जहां जिन लोगों को इंटरेस्ट हो उनको जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर दिए जा सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से अगर हम इस एंगल से देखें कि कंपनियों को जिनको पैसों की जरूरत है, चाहे वो पीएसयू हो या नॉन पीएसयू, उनके लिए ये एक वेन्यू है जिसके थ्रू वो पैसा रेज कर सकते हैं जल्दी ली। तो उस अगर प्रोसेस को अगर इजी बनाया जाता है तो मैं समझता हूं कि कैपिटल मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव चीज है। सभी कंपनियों में एक महिला डायरेक्टर नियुक्ति की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी 180 कंपनियां ऐसी हैं जिनके बोर्ड पर कोई महिलाएं नहीं है, और तो और इनमें से 32 कंपनियां सरकारी हैं। ये बात निकलकर सामने आई है प्राइम डेटाबेस की एक रिपोर्ट में, और प्राइम डेटाबेस के एमडी प्रणव हल्दिया ने बताया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। प्राइम डेटाबेस के एमडी प्रणव हल्दिया का कहना है कि महिला डायरेक्टर नियुक्त न करने वाली कंपनियों में कई बड़ी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। देखिए, आपको जैसे मालूम है कि पहले ये डेडलाइन 1 अक्टूबर 2014 की थी और सेबी ने फिर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया था, तो अब ये डेडलाइन 1 अप्रैल 2015 हो गई थी। एंड सारे जो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसको देखने के बाद 180 कंपनियां अभी बाकी हैं, जितनी भी कंपनियां एनएसई पे लिस्टेड है जिन्होंने अभी तक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करी। 32 पीएसयू या स्टेट ओन कंपनीज हैं, और इनमें आप एनटीपीसी, ओएनजीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। और ये विपिन, मेरे ख्याल से सबसे शर्मनाक बात है कि जैसे उन्होंने बताया कि ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें एक साल भर के मौके के बाद भी एक महिला डायरेक्टर नहीं मिली। जी हाँ, वाकई शर्म की बात है। और अभी भी 180 कंपनियां, ओवरऑल कुछ 12% टोटल कंपनीज का बनता है, तो ये एक बड़ा रेशियो है कि आप या तो चिंतित नहीं है या आपको परवाह नहीं है। जब सेबी क्या करता है अब इसमें देखना होगा। 25 करोड़ तक फाइन लगा सकती है सेबी। वैसे डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर वीडियोकॉन D2H ने आईपीओ की अर्जी वापस ले ली है। माना जा रहा है कि शेयर बाजार में उतरने के लिए कंपनी दोबारा से प्रक्रिया शुरू करेगी। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में शेयर मार्केट में 700 करोड़ रुपए जुटाने के मकसद से सेबी में अर्जी दी थी। हालांकि सेबी से मिले लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक कंपनी ने अपनी लीड मर्चेंट बैंकर एक्सिस कैपिटल के जरिए आईपीओ की एप्लीकेशन वापस ले ली है। मार्केट रेगुलेटर ने फरवरी में कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट को रोकने का फैसला किया था। वीडियोकॉन ग्रुप की सैटेलाइट टेलीविजन इकाई पिछले महीने नैस्डैक में लिस्ट हुई थी। जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार के खिलाफ बीजेपी ने राजनीतिक आंदोलन छेड़ने के लिए संकेत दिए हैं। सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि सरकार ने कोई नया जमीन अधिग्रहण बिल पेश नहीं किया है, बल्कि उसने कांग्रेस के पुराने बिल की खामियों को दूर करने के लिए कुछ संशोधन किए हैं। लैंड बिल में आप लोगों की ये परसेप्शन को एक तरीके का डेंट लगा कि आप लोग प्रो किसान नहीं हैं, प्रो गरीब नहीं हैं, इसीलिए आपको ये एफर्ट करने की अब जरूरत पड़ेगी। इसको समझाइए आप। देखिए भाई, लैंड बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाकर एक नया एक्ट लाने का प्रयास हमने किया था, उसके बारे में बड़ा दुष्प्रचार देश भर में चल रहा है। विशेषकर विपक्षी दल अनेक झूठ बातों को प्रचारित करके ये हम कहीं किसानों को अन्याय करने में लगे हैं, इस प्रकार का प्रचार करने में आज लगे हुए हैं। मैं एक बात स्पष्ट कह दूं कि हमने कोई लैंड एक्विजिशन बिल लाया ही नहीं था। हमने जो आज अमेंडमेंट्स के साथ जो लाया है वो पुराने लैंड एक्विजिशन बिल, जिसको अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, जिसको नेहरू ने प्राइवेट लोगों के हित का एक बिल बना दिया था अपने कार्यकाल में, उसके अंदर रिफॉर्म लाके किसानों को और उसमें जो भी लोग हैं उन सबको सही कॉम्पनसेशन मिले, सही मुआवजा मिले, उनको सही बेनिफिट्स हो, उसके लिए लाया हुआ एक्ट है। इट्स नॉट लैंड एक्विजिशन बिल। और रेलवे में नौकरी के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी। तो दूसरी तरफ ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर क्यों नरम पड़ी है सरकार, ये भी बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अगर आपको कोई रेलवे में नौकरी लगवाने का वादा कर रहा है तो जरा सावधान हो जाइए। ये वादा आपके साथ धोखा भी हो सकता है। लोगों के झांसे में मत आइए। इस बारे में आपको सावधान करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, क्या अपडेट है आपके पास? किस तरह के झांसे दिए जा रहे हैं रेलवे में नौकरी को लेकर?
जी, हाल ही में रेलवे को ये जानकारी मिली है कि एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, एक पूरे फ्रॉड को अंजाम दे रहा है। खासतौर पर रेल मंत्रालय में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से बड़े पैमाने पर पैसा ऐंठा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज रेल मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि रेलवे मंत्रालय सिर्फ 3 एजेंसियों के जरिए ही रिक्रूटमेंट करता है, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स शामिल है। इसके अलावा इन 3 संस्थाओं के अलावा किसी भी अन्य संस्था के साथ रेल मंत्रालय का कोई टाई अप नहीं है। तो खासतौर पर युवाओं को एक चेताने के लिए, सावधान करने के लिए ये एडवाइजरी रेल मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। साथ ही एडवाइजरी में ये भी जानकारी दी गई है कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट फीस है वो सिर्फ 100 रुपए है। इससे ज्यादा किसी भी तरीके का अमाउंट रेलवे में परीक्षा देने के लिए नहीं भरना पड़ता है। और साथ ही रेलवे ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें 21 जोन्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है और टेलीफोन नंबर्स है उनकी जानकारी दी गई है, ताकि जो युवा है जो आसानी से झांसे में फंस रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सावधान किया जाए। रेल मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब भी किसी पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसकी जानकारी बाकायदा एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार के माध्यम से ही दी जाती है। तो खासतौर पर युवाओं को सावधान करने के लिए आज एक अहम एडवाइजरी रेल मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। बिल्कुल दीपाली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमें देश के बारे में इस धारणा को बदलने की जरूरत है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की परवाह नहीं है। ये इंडेक्स देश के 10 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को बताएगा। अगले कुछ सालों में इस सर्विस को देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा। हालांकि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए क्या उपाय होंगे, इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है। गौरतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत में है। हम जितने प्रकृति के विषय में संवेदनशील हैं, दुनिया हमारे लिए सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकती है। आज भी प्रति व्यक्ति अगर कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन किसी का होगा तो कम से कम कंट्रीब्यूशन वालों में हम हैं। विश्व में जब क्लाइमेट विषय में एक चिंता शुरू हुई, भारत ने सबसे पहले इसका नेतृत्व करना चाहिए था। देश में एफडीआई इनफ्लो बढ़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले एफडीआई 39% ज्यादा रहा। ये बात डीआईपीपी सेक्रेटरी अमिताभ कांत ने कही है। कांत ने यह भी बताया कि सरकार जल्द ही उत्तर पूर्व के लिए पैकेज का ऐलान करेगी। एफडीआई इनफ्लो इज अप बाय ऑलमोस्ट 38-39%. What you can't have a better year than this. In 9 months' time, we have exceeded the FDI inflow over last year. So there's a huge interest and enthusiasm in India. और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी भरकम पेनल्टी लगाने के प्रस्ताव पर सरकार नरम पड़ गई है। रोड सेफ्टी बिल 2015 के नए ड्राफ्ट में सड़क परिवहन मंत्रालय ने कई अपराधों पर जुर्माने और सजा के प्रावधान कम करते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून से अभी भी सजा ज्यादा है। ट्रैफिक कानूनों को दरकिनार करने वालों से कड़ाई से निपटने के तमाम दावों के बाद सरकार अपने कदम से पीछे हट गई है। रोड सेफ्टी बिल 2015 के नए ड्राफ्ट में सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले ड्राफ्ट में दिए गए सजा के प्रावधानों को हल्का कर दिया है। ओवर स्पीड करने पर जहां पुराने ड्राफ्ट में 5 से 12,500 रुपए जुर्माने और 2 से 8 हफ्ते तक लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान था, अब नए ड्राफ्ट में जुर्माने को घटाकर 1,000 से 6,000 रुपए और लाइसेंस का निलंबन 1 से 3 महीने कर दिया गया है। इसी तरह शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर पहले जहां 30,000 रुपए जुर्माना, 1 से 1.5 साल जेल और 1.5 साल तक लाइसेंस निलंबन का प्रस्ताव था, उसे अब नए ड्राफ्ट में 10 से 20,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने तक लाइसेंस निलंबन कर दिया गया है, जबकि दोबारा ऐसा करने पर 1.5 साल सजा का प्रावधान भी है। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर बच्चे की मौत पर 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माने के प्रावधान को भी घटाकर अब 1 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने में बदल दिया गया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारी भरकम सजा के प्रावधान को लेकर कुछ लोगों का भारी विरोध था। इसके अलावा पहली बार अपराध करने वालों को कम सजा मिले, लिहाजा नए ड्राफ्ट को हल्का किया गया। एक वजह भारी भरकम सजा को कम करने की ये भी बताई जा रही है कि ज्यादा सजा से रिश्वतखोरी बढ़ने का डर था।
सरकार का कहना है कि नया ड्राफ्ट आम लोगों को और संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद तैयार किया गया है और इसमें भी मौजूदा कानून यानी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधानों से काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा नए ड्राफ्ट में कम्युनिटी सर्विस और वाहन जब्त करने जैसे कई नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। इसे विचार के लिए दूसरे मंत्रालयों को भेजा गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल अभी ये ड्राफ्ट है, लिहाजा इसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और इंटरनेट पर आपकी आजादी पड़ रही है खतरे में, लेकिन हम उठा रहे हैं आपके हक की आवाज। व्हाट्सएप से कॉल करना डेटा पैक यूजर्स को पड़ेगा महंगा, जानिए कैसे इस ब्रेक के बाद। पर अब बात हमारे बड़े कैंपेन की। इंटरनेट पर आपकी आजादी खतरे में है क्योंकि अब इंटरनेट पर अलग अलग सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग पैक्स की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ इंटरनेट पर आपकी सर्फिंग को, किसी वेबसाइट के लिए मिलने वाली स्पीड को और किसी सर्विस के लिए अलग से पैकेज खरीदने को लेकर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही हैं। इसमें ताजा मामला है भारतीय एयरटेल और फ्लिपकार्ट की डेटा डील की। इसमें एयरटेल के प्लेटफॉर्म जिसका नाम एयरटेल जीरो है, इस पर फ्लिपकार्ट के ऐप को खास अहमियत मिलेगी। इस डील को कंज्यूमर विरोधी माना जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी, टेक गुरु अभिषेक तैलंग और आगे हम बात करेंगे निखिल पहावा से भी। नीरज, सबसे पहले एयरटेल जीरो आखिर है क्या? देखिए, एयरटेल जीरो एक बास्केट है जिसको इन्होंने आज से लॉन्च किया है और इसके अंदर जो तमाम सारे एप्स होते हैं जिसके जरिए आप शॉपिंग करते हैं या आप दूसरे इस्तेमाल करते हैं, वो ऐप इसके अंदर होंगे। तो एक इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि एक बड़ा मार्केट है जिसके अंदर ये सारे एप्स डालेंगे। ऐप स्टोर कह सकते हैं आप एयरटेल की तरफ से ये जो शुरू किया गया है। फॉर्मूला इसका ये है कि जिसका ऐप होगा वो कंपनी इसके लिए पे करेगी। कंज्यूमर जो इसका इस्तेमाल करेगा उसको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे, ये उसके लिए पूरी तरीके से फ्री होगी। तो ये एक सर्विस लॉन्च की है, यानी इसमें जिसका ऐप होगा वो कंपनी पे करेगी एयरटेल को, ना कि कंज्यूमर, उसके लिए फ्री होगा। तो ये एक सिस्टम जो इन्होंने लॉन्च किया और इसमें तमाम सारे एप्स आपको आगे मिलेंगे और ये सुविधा केवल एयरटेल के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है कि अगर आप एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं और आप उसमें फ्लिपकार्ट का ऐप यूज करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए जो डेटा यूजेज आप करेंगे उसका कोई चार्ज नहीं देना होगा। राइट, तो प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि कंज्यूमर के लिए अच्छा है। आगे निखिल से इसी पे जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, एयरटेल जीरो के अलावा भी क्या मार्केट में इस तरह की कोई और स्कीम चल रही है? देखिए, जो पूरा फिनोमिना है कि किसी एक खास सोशल नेटवर्क या किसी एक खास सर्विस प्रोवाइडर किसी एक खास ऐप को तवज्जो दे, ऐसा कोई नया नहीं है। काफी सालों से इस तरीके का हो रहा है। जैसे कि एयरटेल का गूगल का फ्री जोन नाम की उनका एक पैक आता है जिसके ऊपर गूगल की जितनी सर्विसेज हैं, फिर चाहे वो जीमेल हो, गूगल ड्राइव हो, उसके ऊपर अलग से प्रिविलेज दिया जाता है। इसके अलावा एयरसेल जो नेटवर्क है उसके ऊपर फेसबुक, व्हाट्सएप के अलग अलग टैक्स आते हैं। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन है उसमें ट्विटर को लेकर खास पैक आते हैं, एयरसेल के ट्विटर को लेकर खास पैक आते हैं। इसके अलावा फेसबुक और रिलायंस ने कुछ महीने पहले internet.org नाम के खास कोलैबोरेशन किया था जिसकी मदद से सस्ते स्मार्टफोन्स के ऊपर फेसबुक आपको ऑलमोस्ट सस्ते में मिलेगा, एकदम जीरो प्राइस पर मिलेगा। तो ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, कंपनी जिसको करती आ रही हैं। अब देखना यह है, इसके अलावा इंटरनेशनल भी इस तरीके की चीजें चलती हैं। जैसे यूएस में नेटफ्लिक्स जो है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है, तो वो कॉमकास्ट जो है कंपनी, उसको जो यूएस का सबसे बड़ा इंटरनेट प्रोवाइडर है, उसको अलग से फीस देती है नेटफ्लिक्स अच्छे से सर्विस देने के लिए। तो ये काफी चल रहा है ये फिनोमिना। बिल्कुल, लेकिन भारत में अब इसके बारे में पता चल रहा है धीरे धीरे। इस मसले पर बात करने के लिए मीडिया नामा के फाउंडर निखिल पहावा हमारे साथ हैं। और बाय द वे, निखिल ने ही ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी एयरटेल और फ्लिपकार्ट की डील के बारे में। निखिल, जो हम समझना चाहेंगे कि इसमें प्राइमा फेसी खराब बात क्या है अगर दो प्राइवेट कंपनियां इस तरह का एक डील करें, ग्राहकों को वो एक ऐप मुफ्त में मिले, तो इसमें गड़बड़ वाली बात कहां पर है? आप क्यों कह रहे हैं कि इंटरनेट आजादी पर यह हमला है? हाँ जी, अगर आप देखें जो फ्री वर्ड है
उसके दो मतलब होते हैं, एक होता है मुफ्त और दूसरा होता है मुक्त। तो हमें किस चीज की आदत है, किस टाइप का इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, क्या हमें अच्छा लगता है, वो है मुक्त इंटरनेट, जहां पे हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। ये जो इंटरनेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मुफ्त है, कंज्यूमर्स उसको यूज करेंगे पर ये काफी लिमिटेड तौर से होगा। प्रॉब्लम इसका है कि 2 साल बाद आपके पास किस तरीके का इंटरनेट रहेगा। कुछ कंपनीज जो पैसा दे सकती हैं एयरटेल को, उनके लिए वो एक फ्री इंटरनेट बना रहेगा, और जो स्टार्टअप्स हैं, जो ग्लोबल कंपनीज हैं जो इंडिया में आने जाती हैं, उनके लिए पेड होगा। अब जो ऑपरेटर्स हैं एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, हिस्टोरिकली वो एक किस्म की सर्विस रन करते थे मोबाइल वैस। उसमें क्या करते थे कि वो कंट्रोल करते थे कि आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करें। और इस इंटरनेट के साथ क्या होगा कि जो मुफ्त वाला इंटरनेट है वो महंगा होते जाएगा, क्योंकि वो एयरटेल ज्यादा पैसा बनाएगा मुफ्त इंटरनेट से। आज की जो मैंने स्टोरी करी थी, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या रेट चार्ज कर रहे हैं कंपनीज को, वो उन्होंने बताने से मना कर दिया। कौन सी कंपनीज आई आपके साथ, वो उन्होंने बताने से मना कर दिया। तो ये किस तरह की ट्रांसपेरेंसी है पहली बात, और आप कैसे चूज कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर मैं एक स्टूडेंट हुआ, मैं एक ऐप लॉन्च कर रहा हूं, तो आप देखिए ना कि जिस कंपनी के पास ज्यादा पैसा है मैं उसके साथ compete नहीं कर सकता। और जो मुफ्त इंटरनेट है वहां पे छोटी सी छोटी कंपनी, मैं बिना कंपनी चालू करे मैं अपने कंज्यूमर्स को रीच कर सकता हूं। ये इंटरनेट को बांटने का काम चल रहा है, और ट्राई को ये रोकना चाहिए। और ट्राई का जो कंसल्टेशन पेपर है उसी में प्रॉब्लम है। तो निखिल, ऐसे में ट्राई को क्या करना चाहिए, और यूजर्स अगर वो चाहें तो क्या अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं इस चीज के खिलाफ? देखिए, मैं एक और बात, मुझे उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जैसे कि किसी ने कॉमकास्ट का नाम लिया था, कॉमकास्ट और नेटफ्लिक्स का। कॉमकास्ट ने क्या किया, उन्होंने नेटफ्लिक्स की स्पीड कम कर दी और उसके बाद फोर्स किया कि नेटफ्लिक्स उनको पैसा दे। तो ये हमें कैसे पता कि इंडिया में ऐसा नहीं होगा। और यही नेट न्यूट्रलिटी की बात है कि 3 चीजें होती हैं। पहली कि स्पीड पे कुछ स्पीड को आगे पीछे नहीं करना चाहिए किसी एक सर्विस के लिए, किसी एक साइट के लिए। अगर आपने एक प्लान लिया है, आपको वही स्पीड हर एक साइट के लिए मिलनी चाहिए। दूसरा, कॉस्ट को नहीं आगे पीछे करना चाहिए। तीसरा, ये नहीं कि आप सिर्फ कोई साइट्स दें और बाकी साइट्स नहीं दें। तो ये नेट न्यूट्रलिटी के 3 प्रिंसिपल हैं। ट्राई का जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ऑपरेटर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उनके लिए हमें ये करना चाहिए। ट्राई को मेरे हिसाब से ट्राई को कंज्यूमर्स की तरफ से देखना चाहिए कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए। कंज्यूमर्स को ओपन इंटरनेट चाहिए। आज जो ट्विटर पे इतना शोर मचा है, किस लिए मचा है? क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो इंटरनेट जिससे हम यूज करते करते हम लोग बड़े हुए हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे डिटेल के लिए निखिल। और ये इतना बड़ा मुद्दा है विपिन, दुनिया भर में नेट न्यूट्रलिटी का। भारत में इसमें ज्यादा लोग जागरूक नहीं है, लेकिन सीएनबीसी आवाज ये पूरी मुहिम चला रहा है, जहां पर हम ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इंटरनेट। और राइट, बिल्कुल। और इंटरनेट इस वक्त मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसकी न्यूट्रलिटी होना, इस पर आपको सही चीजें मिलना, आपका हक मिलना बेहद जरूरी है। हम लगातार इस पर अपनी कवरेज तमन्ना जारी रखेंगे सीएनबीसी आवाज पर, और आवाज में लोगों का हक बुलंद करेंगे, उनके हक की आवाज को। लेकिन यहां पे आगे बढ़े, एक और खबर इंटरनेट से जुड़ी हुई, या फिर आप कहें व्हाट्सएप से जुड़ी हुई। व्हाट्सएप का इन ऐप कॉलिंग फीचर काफी चर्चा में है। वाईफाई से भले ही आपको मैसेजिंग की तरह या कॉल करना फ्री हो, लेकिन अगर आप इसका डेटा पैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कॉल आपको महंगा पड़ता है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है और व्हाट्सएप से वॉइस कॉल करना चाहते हैं तो एक बार हिसाब लगा लीजिए। इंटरनेट पैक के जरिए व्हाट्सएप से कॉल करेंगे तो सर्विस प्रोवाइडर को तो कीमत चुकानी ही होगी। जैसे 3G नेटवर्क्स पे तो व्हाट्सएप कॉल क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है, पर कॉल में 3 से 4 सेकंड का डिले आता है। क्वालिटी में ये आपके नॉर्मल मोबाइल कॉल से बढ़िया नहीं होती। ऊपर से व्हाट्सएप के जरिए 1 मिनट बात करने पर आपको 3G पर 1 रुपया और 2G पर 2.5 रुपये प्रति मिनट तक खर्च करना पड़ेगा। ये नॉर्मल कॉल से काफी महंगा है।
नॉर्मल कॉल का खर्च सिर्फ 30 से 60 पैसे प्रति मिनट तक आएगा। हाँ, अगर आप घर या ऑफिस में वाईफाई पर हैं और उसके जरिए व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो दाम कुछ कम पड़ेंगे, लेकिन क्वालिटी तो फिर भी वैसी नहीं होगी। यश भट्ट, मुंबई। और क्रिकेट के बाद अब ई कॉमर्स के मैदान में भी उतरेंगे यूवी। क्या है उनका नया गेम प्लान, देखिए आगे। इधर आईपीएल की कमान फिर पहुंची राजीव शुक्ला के हाथों में, ये खबर भी देखिए इस ब्रेक के बाद। जजों और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने विवाद का रूप ले लिया है। प्रधानमंत्री ने जजों को सलाह दी थी कि वो किसी भी मामले में फैसले लेते वक्त 5 स्टार एक्टिविस्ट के दबाव में न आए। प्रधानमंत्री का इशारा साफ तौर पर उन मामलों के सिलसिले में था जिसमें एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और फैसले सरकार के खिलाफ आए। मोदी के इस बयान की वकीलों और एनजीओ कार्यकर्ताओं समेत विपक्षी नेताओं ने भी आलोचना की है। कभी हमें सोचना होगा कि आज कहीं 5 स्टार एक्टिविस्ट तो हमारी पूरी जुडिशरी को ड्राइव नहीं कर रहे हैं। क्या एक प्रकार का एक हवा खड़ा कर करके जुडिशरी को ड्राइव करने का प्रयास नहीं हो रहा है? संविधान के दायरे में न्याय देना मुश्किल नहीं है, लेकिन परसेप्शन के माहौल में न्याय देना बहुत कठिन काम हो गया है। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री का यह बयान पूरे संविधान के लिए चिंता का विषय है। The judiciary is influenced by 5-star activists. What does he mean by that? It is a matter of a great concern that he is trying to influence the very judicial system of this country. चलिए, राजनीति के बाद अब चलते हैं खेल के मैदान पर। क्रिकेटर युवराज सिंह खेल के मैदान के बाद अब ई कॉमर्स में एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं, वो भी बतौर एक वेंचर कैपिटलिस्ट। युवराज सिंह जल्द ही स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाने वाले हैं। इस फंड का नाम होगा यूवी कैन वेंचर्स। 2011 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ टूर्नामेंट रहे यूवी को भले ही इस साल वर्ल्ड कप में जगह ना मिली हो, लेकिन वो आईपीएल सीजन 8 में 16 करोड़ रुपए में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं। और अब यही युवराज अगले 3 से 5 सालों में 40 से 50 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं, ताकि इन पैसों की मदद से यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने कारोबार का विस्तार कर पाएं। I think the online world is quite big, and want to invest in some future ventures, some business opportunities, and helping young entrepreneurs to expand the business and make India a better place. We're calling it UV Can Ventures, and spoken to a few friends and associates. We're looking to invest about 40 to 50 crores in the next 3 to 5 years. Spoken to a few friends and associates. Trying to make it, I mean, if they are going to come on board, we're going to try and invest up to 250-300 crores and see what opportunities we get in the market. तो खिलाड़ी खेल से बाहर है, लेकिन राजनेताओं की एंट्री हो गई है वापस। राजीव शुक्ला एक बार फिर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं। वो इस पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे। बीसीसीआई के अधिकारियों ने शुक्ला के नाम पर सहमति जताते हुए उन्हें आईपीएल का चेयरमैन बनाने का फैसला किया। वो मौजूदा चेयरमैन रंजीव बिस्वाल की जगह लेंगे। आईपीएल के चेयरमैन पद के लिए राजीव शुक्ला के अलावा रंजीव बिस्वाल, सौरभ गांगुली और शरद शिर्के रेस में थे। शुक्ला 2013 में भी इस पद पर थे। हालांकि स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और एफटीए के विरोध में उतरे ज्वेलर्स, आखिर क्या है ज्वेलर्स की नाराजगी? एक लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी पर पैन कार्ड का डिटेल का विरोध कर रहे ज्वेलर्स को अब विदेश व्यापार नीति में एफटीए के फ्रंट पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जौहरियों को डर है कि इन दोनों नीतियों के प्रभावी होने से घरेलू ज्वेलरी इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर आ जाएगी। 1 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी पर पैन कार्ड की जरूरत को खत्म करने की मांग कर रहे ज्वेलर्स को अब ज्वेलरी सेक्टर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी एतराज हो गया है। ज्वेलर्स की दलील है कि एक और से सोने पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन एफटीए के तहत जीरो ड्यूटी इंपोर्ट की वजह से घरेलू बाजार पर बाहर की ज्वेलरी का कब्जा हो जाएगा।
विदेश से आने वाली ये ज्वेलरी प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान को भी चोट पहुंचाएगी। अगर हम बाहर से ज्वेलरी को इंपोर्ट करेंगे और 0% ड्यूटी पे अगर वो इंपोर्ट होगी, जिसके अंदर हमारे यहाँ 10% तो अभी इंपोर्ट ड्यूटी भी है, वो भी डिफरेंस आ जाएगा, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक ड्रीम है, वो ज्वेलरी सेक्टर के लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ज्वेलरी इंडस्ट्री की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। इस साल बजट में 1 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीद पर पैन कार्ड की डिटेल देना जरूरी कर दिया था। ज्वेलर्स को डर है कि इसे लागू होने के बाद उनकी बिक्री बुरी तरह से गिर जाएगी, क्योंकि देश की 125 करोड़ आबादी में मुश्किल से 20 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं। कई होम मेकर्स ने उनका हस्बैंड के देते हुए बजट से बचा करके हर महीने ज्वेलरी लेने स्कीम पे एनरोल करते हैं, और हस्बैंड्स भी नहीं जानते हैं कि ये सेविंग्स होते जा रहा है। पैन कार्ड आज की तारीख में कोई ऐसा टूल नहीं है जो मेजर कर सके कि एक आदमी के पास कितना के ऑफिशियल और अनऑफिशियल मनी है। जौहरियों का दर्द बेवजह नहीं है, क्योंकि देश में कितने लोगों के पास पैन कार्ड है ऐसा लग रहा है ये जाने बगैर ही इस बात का ऐलान कर दिया गया। देश में सालाना करीब 3 लाख करोड़ रुपए की ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बेशक इन नीतियों के लागू होने के बाद भारी निवेश कर ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री लगा चुके जौहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नीरज राय, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कोने कोने में इंटरनेट और वाईफाई पहुंचाने का सपना देख रहे हैं, मगर खुद उनके चुनाव क्षेत्र वाराणसी में कौन उनके इरादों पर पानी फेर रहा है? गंगा घाट के किनारे की फ्री वाईफाई पहुंचाने का सपना क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है? देखिए बनारस से हमारी खास रिपोर्ट। बिजली और टेलीफोन के तार बंदरों के लिए तो रोज के आने जाने का रास्ता है, मगर इन्हीं बंदरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के रास्ते में बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है और मुसीबत खड़ी हो गई है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए। प्रधानमंत्री बनारस को आईटी सिटी बनाना चाहते हैं, घाट घाट पर वाईफाई देना चाहते हैं, लेकिन बंदरों ने उनके किए धरे पर पानी फेर दिया है। मंकी हिट होता है, मंकी क्या करता है, उसको बाइट करता है और उस पर हैंग करता है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय होती है। जिससे डिस्ट्रॉय होने से वो सिग्नल फेल होते हैं। वाईफाई जो हम फैसिलिटी लोगों को देते हैं वो उसमें डिसकंटिन्यूएशन आता है। बनारस के घाटों पर रोजाना हजारों देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। इन्हीं की सुविधा के लिए वाईफाई लगाए गए थे, कुछ दिन चला भी, लेकिन अब सब ठप है। अगर कोई यहाँ पे आता है, पता उसे चलता है कि वाईफाई यहाँ पे है, तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट करता है, लेकिन जब उसका पासवर्ड उसका जो यूजर नेम मांगता है और पासवर्ड मांगता है, उसके बाद भी वो लॉगिन नहीं हो पाता, तो यूजर काफी नाराज होते हैं, इससे खफा होते हैं। न्यूज में तो फ्लैश हो गया, पेपर में आ गया कि वाईफाई काम कर रहा है, सब लोग आया, लेकिन शुरू काम भी किया, अच्छा कर रहा था, ठीक था, लेकिन अब एकदम लून हो चुका है, कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ वानर सेना का प्रकोप ही नहीं, बनारस में बिजली की कमी भी इंटरनेट और वाईफाई चलने नहीं देती। हालांकि प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए सरकारी अफसर पूरी कोशिश में लगे हैं और अब वो संकट मोचन के रूप में सूर्य देव की शरण में जाने यानी सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं। अभय त्रिपाठी, वाराणसी। चलिए, आवाज एट 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे, तब तक के लिए लेंगे आज्ञा। नमस्कार।